तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए सबसे पहले हम आज केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, उसके बाद उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, जो भी कुछ हैं हम उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। कोई भी नंबर नॉर्मल जो नंबर है वो क्या है, वो एक सिंपल नंबर है। सिंपल नंबर का मतलब कि आपको कभी भी कोई भी नंबर मिलेगा तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरीके का नंबर होगा। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि वो सिंपल नहीं है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ मिक्स है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है उसका रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। नॉर्मली जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और जैसे हम नॉर्मल कांस्टेंट कभी कभी अपने अलजेब्रा में जिस तरीके से लेते हैं a b c करके कोई भी हम कांस्टेंट ले लेते हैं, उसी तरह से हम यहाँ जनरल फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अदरवाइज आप जैसे ये मैंने नंबर दिए, इसी तरीके के नंबर्स इसमें इस तरीके से हो सकते हैं, 2 + i/3। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है ये है रियल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है जिसमें i जुड़ा हुआ है ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। i से इमेजिनरी आपको वैसे भी समझ में आ ही जाएगा। तो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। जनरल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है हमारा a + i/b। इसमें ये हमारा रियल पार्ट है और i/b वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। कई बार हमें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल जो हमारा डे टू डे लाइफ की भी वो होती है, कैलकुलेशंस वगैरह होती है, उसमें क्या होता है कि मतलब जब आपने लोअर क्लासेस में किया होगा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको दिया जाता है, तो आप उसमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालते, उसको एज इट इज छोड़ देते हो। पर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प लो तो आप ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे इसको, कि आप जो ये आयोटा है इसमें, जिसे मैं आयोटा कह रही हूँ, जो आई इसमें लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर, सॉरी -1 = i²। ये आयोटा की वैल्यू होती है। ठीक है। तो जहां पर भी आपका माइनस का साइन आया है वहां पर अगर मैं i² पुट कर दूं तो मेरे पास में जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 3i²। ठीक है। 3i²। मान लो ये 3 ना होकर यहाँ पर मैंने कोई ऐसा नंबर जो इजीली जिसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हो, मान लो 4 ले लिया। ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ क्या आ गया, 4i²। अब 4 का तो स्क्वायर रूट निकल सकता था, माइनस का स्क्वायर रूट नहीं हो पाता था, इसीलिए यहाँ पर मैंने i² लगाया। i² क्या है, -1 की वैल्यू है। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, और i² का आयोटा, तो 2i इसका स्क्वायर रूट आपके पास में आ गया। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज अपनी डे टू डे लाइफ में, मतलब जो डे टू डे कैलकुलेशन है आपकी, उसमें आप कर सकते हो, जो आपका सिलेबस में आएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है। इसमें आई की जो वैल्यू है वो ये है आपके पास में, और इसका यूज ये है। इस तरीके से ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है ना इसमें आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज का मतलब है कि सबसे पहले हम इसमें एडिशन की बात करते हैं। जो इसका जो वो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका एडिशन किस तरीके से होगा। एडिशन में सबसे पहली बात तो ये है कि दो नंबर्स हम ले रहे हैं। पहला हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने z ले लिया, z1 ले लिया, तो z हम जनरल फॉर्म में लेते हैं, और यहाँ पर हमने दो नंबर लेने तो एक z1 और एक z2 ले लिया। z1 जो है वो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया a1 + i/b1 से। ठीक है। और z2 को मैंने a2 + i/b2 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है। z1 और z2 को जब हम ऐड करेंगे तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, जब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो रियल में रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर जो है वो ऐड होता है। तो z1 + z2 हमारे पास में आ जाएगा a1 + i/b1 + a2 + i/b2। अब इसमें क्या है कि जो रियल नंबर है, रियल वाला पार्ट है, सॉरी रियल वाला जो पार्ट है वो रियल में,
और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो इमेजिनरी भी जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में आंसर आएगा a+a1+a2, ये हमारा रियल पार्ट बन गया, आयोटा कॉमन ले लिया, और b1+b2 जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो ये तो हो गया एक बेसिक चीज की आपको इसको ऐड किस तरीके से करना है। ऐड करने के बाद उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम किस तरीके से जो इसकी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, हम वो सारा डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब है कि जो हमारा आंसर यहां पर आ रहा है एडिशन के बाद, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बिलोंग करता है। ऑब्वियसली आप देख लो कि जो हमारा ये अगर Z1 और Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, तो हमारा जो Z1+Z2 है वो भी इसी में बिलोंग करेगा। Z1+Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेल, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई आपका पहला जो आपने रूल पढ़ा वो क्या है, क्लोजर लॉ। इसका मतलब आप एडिशन करने के बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो जो आंसर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। दूसरी बात है कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा जो लॉ आपका है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, Z1+Z2 मैंने किया, तो इसका आंसर जो है वो इस तरीके का बनता है। अब इसमें आप Z1+Z2 का आंसर और Z2+Z1 का आंसर सेम ही होगा, क्योंकि आप A1+A2 करो चाहे A2+A1 करो, रियल नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं वो सबके सब जो है वो क्लोजर लॉ में बिलोंग करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ भी उस पर एप्लीकेबल होती है। तो A1+A2 इज इक्वल टू A2+A1 होता है। अब मैं Z1+Z2 करूं तो मेरे पास में A2+A1 आएगा ना रियल पार्ट, और B2+B1 आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो Z1+Z2 इक्वल टू Z2+Z1 आएगा, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ इस पर एप्लीकेबल है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। कम्यूटेटिव लॉ में हमने किया कि Z1+Z2 जो है वो जो Z1+Z2 इज इक्वल टू Z2+Z1 है। अब है हमारे पास में एसोसिएटिव लॉ। थर्ड पार्ट है इसका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब कि अगर हमारे पास में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2 और Z3, तो इन तीनों का एडिशन हमें सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे कि Z1 इज इक्वल टू हमारे पास में है A1+I/B1, Z2 है हमारे पास में A2+I/B2, और Z3 है हमारे पास में A3+I/B3, ठीक है। और फिर जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास में आंसर आया। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों का आंसर क्या बनेगा, पहले Z1+Z2 इज इक्वल टू मेरे पास में है A1+A2 प्लस I/B1+B2, ठीक है। और फिर मैंने इसमें थर्ड वाला पोर्शन ऐड किया तो मेरे पास में आया Z1+Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू क्या बना, A1+A2 प्लस A3 प्लस I/B1+B2 प्लस B3। क्योंकि बेसिकली जो ये नंबर है हमारे पास में तो रियल नंबर होता है। रियल नंबर तो एसोसिएटिव होता ही है। जो नंबर्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये सब रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। और सिमिलरली मैं ये कहूँ कि Z2+Z3, Z1+Z2+Z3 एक ही बात है, तीनों का वही आंसर आएगा। इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव भी होता है कहने का मतलब है कि मैं अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ूं, मैं किसी भी ऑर्डर में उनको जोड़ रही हूं, किसी भी ऑर्डर में जोड़ रही हूं, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। चाहे मैं पहले Z2 और Z3 को मैंने ऐड किया और फिर उसके बाद मैंने Z1 को उसमें ऐड किया, चाहे मैंने पहले Z1+Z2 को ऐड किया और उसमें फिर Z3 को ऐड किया, आंसर मेरे पास सेम आएगा। तो इसका मतलब ये जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे एप्लीकेबल होती है। अब है हमें दो चीजें और करनी है। एक है हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी। सिंपल जैसे रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है, क्योंकि जीरो को ऐड कर दो
सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब जीरो को ऐड कर दो, एडिटिव एडिशन की जहां पर बात हो रही है, तो जीरो को अगर आप ऐड करते हो किसी भी नंबर में तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास में जो हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो भी इसी तरह की होगी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, वो होती है 0 प्लस आयोटा 0, ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो मान लो z, हमने z प्लस 0 किया तो क्या होगा, a प्लस आयोटा b प्लस 0 प्लस आयोटा 0, ये क्या आया a प्लस 0 आयोटा b प्लस 0। तो a में 0 ऐड किया तो a तो रियल नंबर है, तो a में ऐड किया तो a प्लस आयोटा b, यानी कि ये हमारी हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स भी सिंपल वैसे ही है जैसे हमारे रियल नंबर्स का काम होता है, वैसे ही इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब जिस नंबर को ऐड करने पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 हो जाए, वो उसका एडिटिव इनवर्स है। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, सिंपल हमारे पास में जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का z, माइनस का z मतलब माइनस आयोटा माइनस माइनस a माइनस आयोटा b। इसको अगर मैं इसमें ऐड करूं तो मेरा आंसर 0 आएगा, z प्लस माइनस ऑफ z इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a माइनस a हो जाएगा और b माइनस b हो जाएगा, आयोटा कॉमन लेके b माइनस b हो जाएगा, तो ये हमारे पास में 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारे पास में एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज। इसी तरह से डिफरेंस की भी प्रॉपर्टीज करेंगे तो डिफरेंस की भी वही, तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, डिफरेंस में सिंपल हमारे पास में z1 अगर है हमारे पास में a1 प्लस आयोटा b1 और z2 इज इक्वल टू है a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, तो हम इन दोनों को इस्तेमाल करके सिंपल एक ही रूल यहाँ पर है हमारे पास में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब z1 माइनस z2 इज इक्वल टू also belongs to z1 minus z2 also belongs to complex numbers। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2, इसको हमने खोल लिया तो a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2। ठीक है, तो ये क्या है, a1 माइनस a2 क्या है, रियल नंबर है, a1 रियल था a2 रियल था, तो a1 माइनस a2 भी रियल है और b1 माइनस b2 भी रियल है। तो ये दोनों रियल है, तो ये दोनों उसमें बिलोंग करते हैं, फिर रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ इस पे अप्लीकेबल है ही है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की रूल्स या इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है सिंपल है। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर लॉ, वही कि सॉरी ये भी मैंने गलत बोला आपको, ये क्लोजर लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, क्लोजर लॉ है ये इसमें भी पहली आपकी जो गई वो क्लोजर लॉ हो गया। क्लोजर लॉ का मतलब अगर z1 z2 बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, z1 इंटू z2 ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब z1 इंटू z2 कैसे हम निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। पहली बात हमने पहले सीखा नहीं, अब देखो z1 इज इक्वल टू क्या है, a1 प्लस आयोटा b1 और z2 क्या है, a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, z1 इंटू z2 यानी कि मल्टीप्लीकेशन है a1, सिंपल जैसे हमेशा से होती आई है वैसे ही मल्टीप्लीकेशन है इसकी भी, कोई फर्क नहीं है। तो जैसे हम करेंगे यहाँ पर a2 से पहले a1 को किया फिर b1 को किया, तो ये आया हमारे पास में a1 a2 प्लस आयोटा b1 a2, फिर प्लस आयोटा b2 है ना, आयोटा b2 से हमने फिर a1 को और फिर b1 को किया, तो यह है आयोटा b2 a1 प्लस आयोटा
B1 इंटू आयोटा B2, आयोटा B1 इंटू आयोटा B2। अब देखो A1 A2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो ये हो गया B1 A2 प्लस B2 A1 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया आयोटा B1 इंटू आयोटा B2, तो ये आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर B1 B2। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 उसकी वैल्यू होती है। तो मैंने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हटाया और इसकी जगह मैंने ना यहाँ पर -1 कर दिया। अब देखो तुम A1 प्लस A2 और ये माइनस B1 प्लस B2, ठीक है, ये तो हो गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा B1 A2 प्लस B2 A1, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना, Z1 इंटू Z2 जो आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा क्लोजर लॉ था वो तो हो गया क्लियर कि किस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी जो नंबर हमारा जो आंसर आया है वो इसी को बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होती ही है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, कि मैं इधर से करूं मल्टीप्लाई चाहे उधर से करूं आंसर सेम ही आएगा। अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं या 4 को 3 से करूं, बात वही है, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है, अगर मैं Z2 को आगे लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो क्या आएगा मेरा A2 A1 लिखा है मैंने, यहाँ पर A1 A2 लिखा है, वहां पर A2 A1 हो जाएगा, तो उससे कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, यानी कि ये जो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी ना आपका एसोसिएटिव लॉ भी उसी तरीके से अप्लाई होता है। एसोसिएटिव लॉ भी जैसे मैंने एडिशन में किया था वैसे ही यहाँ पर भी अप्लाई होगा। एसोसिएटिव लॉ मतलब कि मैं 2 से ज्यादा जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करूं, 2 या मैंने 3 लेकर बताया, 3 से ज्यादा कोई भी होंगे, कोई भी कितने भी नंबर्स मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज कर रही हूँ, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो वो किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका आंसर हमेशा सेम होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया ऑर्डर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, किसी भी तरीके से आप ले लोगे आपका आंसर सेम ही आना है। चाहो तो मैं इसे करके भी बता सकती हूँ, पर इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर मान लो आंसर आपका वही आएगा A1 A2 A3 इस तरीके से आएगा। अब A1 A2 A3 लिखो या A2 A1 A3 लिखो या A3 A1 A2 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ इस पर एप्लीकेबल होती है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब वही जैसे कि आपका रियल नंबर्स में होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव, मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी? 1 प्लस 1, केवल 1, ठीक है। 1 को हम आयोटा 0 लिख सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट उसमें है नहीं, तो हमने इसमें इमेजिनरी पार्ट को 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कोई नंबर बिना किसी वैल्यू का कोई नंबर है या कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे 0 लिख दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास में जो हमारा आंसर आएगा ना वो मतलब जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है, एक्चुअली 1 है। तो 1 को हमने यहाँ पर लिखा है आयोटा 0। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1a मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होगा ना, b इंटू में b मल्टीप्लाई 1 तो b होगा, और इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 ऑलरेडी है, तो हमारे पास में जो आंसर है वो यही आया। इसका मतलब हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है, ठीक है। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर जिस तरीके से कोई भी नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर है लास्ट में, एडिटिव आइडेंटिटी में तो एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको मल्टीप्लाई ऐड करने से हमारा जो आंसर है वो 0 हो जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो हमें आंसर में 1 देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? z है हमारा नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z, इसका सिंपल है, z अगर हमारे पास में a प्लस आयोटा b है तो इसका जो इनवर्स है वो होता है z इनवर्स, कहेंगे 1/z कह दो उसको आप, तो a/a² प्लस b² माइनस आयोटा b/a² प्लस b², ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अगर हमारे पास है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है z इज इक्वल टू a/a² प्लस b। पास में z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, z इज इक्वल टू a/a² प्लस b² माइनस आयोटा b/a² प्लस b²। मल्टीप्लिकेशन की एक और प्रॉपर्टी वो है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब इसका मतलब अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से z, मान लो मेरे पास z1 z2 z3, मेरे पास थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन से मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको z1 इंटू z2 और z1 इंटू z3 कर सकती हूँ, यानी कि जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन है और उसको मैं थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अगर मैं उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड कर रही हूँ तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद है हमारे पास में तीसरी चीज है, अब है डिवीजन। डिवीजन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास में, तो मैं कहूँ अगर डिवीजन जो है वो क्या है z1/z2 है तो मैं इसे z1 इंटू में 1/z2 भी लिख सकती हूँ, यानी कि इनवर्स दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स है उससे मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, z1 इंटू z1 इंटू 1/z2 यानी कि z2 के इनवर्स से मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये हो गई डिवीजन। डिवीजन का किस तरीके से हुआ कि z1 अगर मेरे पास में a1 प्लस आयोटा b1 है, ठीक है, और z2 क्या है, z2 है a2 प्लस आयोटा b2। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, जो 1/z2 मेरे को अगर चाहिए तो वो क्या होगा, a2/a² प्लस b² माइनस आयोटा a2/a² b² प्लस। ठीक है, इससे पोर्शन से मैं z1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास डिवीजन का आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी डिवीजन। अब हम बात करेंगे आई के बारे में। आयोटा जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, वो है पावर ऑफ आयोटा। आयोटा अभी हमने किया, जो है इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बनाने में हेल्प कर रहा है वो है आयोटा। ठीक है, आयोटा में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो i² है वो इज इक्वल टू -1 होता है। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम -1 की जगह i² रख देते हैं, तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में ईजी हो जाता है। वो पोर्शन जो है वो माइनस वाला जो पोर्शन है उसकी जगह हमारे पास i² आ गया, तो i² का स्क्वायर रूट निकाल के तो i हो जाता है हमारे पास में। तो इस तरीके से हम i² का यूज करते हैं। अब मान लो इसकी और पावर्स को मैंने किया तो i², मान लो i³ है तो ये हो गया i इंटू में i², तो i इंटू में -1 यानी कि माइनस का i। इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो आप, i⁴ इज इक्वल टू -1 इंटू में -1 हो जाएगा यानी कि +1 हो गया। तो कोई भी नंबर आप लेकर बढ़ा सकते हो इसको।
अब आपको कोई भी नंबर लेना है, जैसे आपने आई स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, अगर मान लो आप इसको नेगेटिव में लेना चाहो तो आई रेज टू पावर -4 लोगे तो क्या होगा, 1/i रेज टू पावर 4 है। 1/i रेज टू पावर 4 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/-1, तो बात वही रही, आंसर वही आया आपके पास में, -1 ही आया, सॉरी +1 है। मैं इसे अगर 2 ले लूँ तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, तो 1/-1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे पास फिर भी -1 में ही आंसर आया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आई रेज टू पावर i³ जो है उसे भी मैं अगर नेगेटिव में पावर ले लूँ तो वही बात है, 1/i रेज टू पावर 3 हो गया। तो 1/i रेज टू पावर 3 को मैं नीचे ही जब मैंने वो सॉल्व किया तो मेरे पास में माइनस का i आया। अब माइनस का i का मतलब क्या होगा, मैं इसे माइनस का i नीचे है तो इसे ऊपर तो ले जा नहीं सकती, तो मैंने इसे क्या किया, आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन सेपरेट कर दिया, तो माइनस आयोटा और नीचे आ गया i², आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो ये प्लस का आंसर आ गया आपका। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस आयोटा, तो ऊपर चला गया, और आयोटा की जगह -1 आ गया, तो ये आ गया आयोटा, सिंपल आयोटा आपका आंसर आ गया, i रेज टू पावर -3 का आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है और कुछ ही नहीं है इसमें। तो ये जो रूल है सिंपल, वो क्या है, 4k इज इक्वल टू आपका +1 है, और 4k + 1 इज इक्वल टू आयोटा है, और 4k + 2 इज इक्वल टू -1 है, 4k + 3 इज इक्वल टू आयोटा है, माइनस का आयोटा। ये रूल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल आपने करना है। आई रेज टू पावर 4k इक्वल टू 1 हो गया, 4k + 1 इज इक्वल टू आयोटा हो गया, फिर उसमें एक और आयोटा जुड़ा तो -1 बन गया। ठीक है, और फिर एक और जुड़ा तो -3 बन गया। इसको सिंपल, इस रूल को आपको वैसे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इतना तो यूज भी नहीं होना आपका, और अगर होगा भी तो आप सिंपल ये इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर ऑफ i निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्क्वायर रूट, मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से निकाला जाता है, जब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो नेगेटिव नंबर का, तो मान लो नेगेटिव -4 मैंने निकाला था, तो -4 की जगह मैंने सिर्फ 4 आयोटा कर दिया, -1 की जगह 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर का मतलब ये 2 आयोटा इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम नेगेटिव नंबर्स को का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में आई की हेल्प, आयोटा की हेल्प ले लेते हैं। अब है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज सिंपल वही वाली सारी आइडेंटिटीज यूज होती हैं यहाँ पर, जो अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं आपके पास में, z1 + z2 का होल स्क्वायर, z1 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2 प्लस z2 का होल स्क्वायर, फिर है z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2z1 इंटू z2 प्लस z2 का स्क्वायर, फिर है z1 प्लस z2 का होल क्यूब, z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 इंटू z2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस z2 क्यूब। ठीक है, फिर है z1 माइनस z2 का होल क्यूब, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब माइनस 3z1 z2 इंटू में z1 प्लस z2, 5 में z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू में z1 माइनस z2। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज आपकी
जो जैसे अलजेब्रा में यूज होती आई है उसी तरीके से यहाँ पर भी ये यूज होंगी आपके आइडेंटिटीज जितनी भी। अब इसके बाद मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस मान लीजिए z है आपके पास में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो इसका मॉडुलस होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, और ये एक नॉन नेगेटिव आइडेंटिटी रहेगी। नॉन नेगेटिव आइडेंटिटी का मतलब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है पर नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव में होगी या फिर 0 भी हो सकती है। और इसका वो क्या होगी, वैल्यू होगी क्या, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अगर हमारे पास में a प्लस आयोटा भी है तो हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ z है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया मॉडुलस। अब मॉडुलस के बाद जो लास्ट चीज आपके पास में बचती है वो है आपका इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स गलत, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अगर z हमारे पास a प्लस आयोटा b है तो हम इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, जो इसका सिंबल है वो होता है z बार, और सिंपल इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, a माइनस आयोटा b। सिंपल यही होगा, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है तो z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर देते हो और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपके आइडेंटिटीज हो गई, मॉडुलस हो गया और कॉन्जुगेट भी हो गया। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट हो गए।